चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपको किसी हार्ट के पेशेंट को ट्रीट करना है तो हार्ट के पेशेंट की फिलोसॉफिकल पॉइंट्स यहाँ से शुरू होता है। इस हार्ट के इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इन्हीं में तो प्रॉब्लम आएगी, इन्हीं के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इन्हीं के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, इन्हीं के फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। हमारे पास तो सीधे O3 में मौजूद है, A1 A2 मौजूद है, बस हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर मान लो हार्ट को न्यूट्रिशन देना, क्या करोगे आप? समझ जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। A3 है, हार्ट को सपोर्ट देना है तो क्या करोगे आप? ठीक है, यदि हार्ट को सपोर्ट देना है, न्यूट्रिशन देना है, तो A3C1L1B का रोल होता है। यदि न्यूरोलॉजिकल कंडक्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो F1 के साथ WE को भी ऐड करना। ठीक है,
कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है A3C1L1B F1W को यूज करना। यदि मसल्स यानी मायोकार्डियम से लेयर या वॉल से लेयर कहीं पर छेद होता है तो C3 या C13 को यूज करना C1 के अगेंस्ट, ठीक है, C3 या C13 को यूज करना यहाँ पर। लेकिन अगर हार्ट में कोई टिपिकल प्रॉब्लम आ रही है जहां डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देन C1 के स्थान पर C5 यूज कर लेना, ऑलमोस्ट आपका पूरा प्रोटोकॉल तय हो गया। लेकिन यदि हार्ट में कोई कंजेशन हो रहा, ओडीमा हो रहा, कार्डियक ड्रॉपसी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, A3 की जगह A2 का रोल बहुत बढ़िया, या इंटरनल आप A3 दे रहे हो, एक्सटर्नल आप A2 का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन याद रखना C7 का जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अर्थात गैंग्रीनल फोर्स, आप यहाँ पर A3C1 F1 L1 WB को प्रोटोकॉल दे दीजिएगा, लेकिन साथ में गैंग्रीनल फोर्स का अगर सपोर्ट देते हैं तो मेरा मानना है दुनिया में ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जो इस टॉनिक से तुलना कर सको आप, ठीक है। आप अगर कभी भी किसी के लेवल पर LVF कम ज्यादा हो रहा है तो A3 को D2 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं, हार्ट को पंप करवाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक से पूर्ण रूप से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाकर हाइपर वेंटिलेशन को प्रोटेक्ट करके आपके सारे फंक्शन को वहां पर दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं एटेलेक्टेसिस की। कुछ लंग्स की डिसीज मुझे छूट गई है जो हमने शार्ट में पढ़ी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंग्स का कोलैप्स होना सीधा आदमी की डेथ होना होता है, ठीक है। लंग्स का जो लोब का एरिया होता है, हमने देखा था एक साइड 3 लोब है, एक साइड 2 लोब है, या उन लोब का या पूरे इंटायर लंग का पार्शियल या कंप्लीट लॉस हो जाना, कोलैप्स हो जाना एटेलेक्टेसिस कहलाता है, ठीक है। ये तब उत्पन्न होता है जब उनकी जो टीनी स्पेसेस होती है, जो सैक्स जिसको आप एल्वियोलाई कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहां पूर्ण रूप से म्यूकस कनेक्ट हो गया, ठीक है। जो लंग्स के अंदर होते हैं या तो वो डिफ्लेक्टेड हो जाए, पिचक जाए, या फिर संभवतः एल्वियोलर फ्लूइड वहां पर इतना हो जाए जो कॉम्प्लिकेशन में से वहां पर डेवलप होता है दोस्तों, यानी पूर्ण रूप से फिल्ड हो जाए, म्यूकस से भरा जाए। बहुत ज्यादातर आपको सर्जरी के बाद बहुत कॉमन ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशन में से एक है एटेलेक्टेसिस। याद रखना, जब सर्जरी किसी की जाती है उसके तुरंत बाद लंग्स का कोलैप्स होना होता है और इसीलिए वहां पर उसको ऑक्सीजन थेरेपी पे रखा जाता है ताकि जो उसकी पर्टिकुलर एल्वेलाई का जो ऑक्सीजन आना और कार्बन डाइऑक्साइड जाने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू मेंटेन रहे, ठीक है। अन्य रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर एसोसिएटेड होती है जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन के रूप में एटेलेक्टेसिस को डेवलप करती है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स का ट्यूमर, चेस्ट की इंजुरीज, लंग्स में फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, या रेस्पिरेटरी वीकनेस होना जैसे अस्थमा वगैरह, सीओपीडी वगैरह, चेस्ट में इंजुरी हो गया, ठीक है। याद रखना पेशेंट को अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का ब्रीदिंग कर लिया हो, यानी नोज से फॉरेन ऑब्जेक्ट उसने अंदर कर लिया हो, इससे एटेलेक्टेसिस हो सकता है दोस्तों। इसलिए पर्टिकुलरली याद रखना पेशेंट को पहले से ही अगर लंबे समय से लंग्स डिसीज लगी आ रही है तो एटेलेक्टेसिस ब्रीदिंग डिफिकल्टी को पैदा कर लेती है दोस्तों, याद रखना ब्रीदिंग डिफिकल्टी को पैदा कर लेती है और इसी कोलैप्स के काज को और इसकी सिविरिटी पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और इसीलिए आप देखो यहाँ पर ऑर्गेनो बूस्टर C13 का इंपॉर्टेंस कितना होगा एटेलेक्टेसिस के लेवल पर आप समझ जाएंगे, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन, हार्ट और लंग्स तीनों के इस बिहेवियर में जहां ट्रांसपोर्टेशन होता है C13 सबसे बेस्ट काम करती है दोस्तों। म्यूकस मेम्ब्रेन की कहीं भी, एल्वियोलाइज की कहीं भी लेवल अगर अफेक्टेड होती है C13 का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जब आप कॉज देखेंगे लंग्स के आउटसाइड से, लंग्स के बाहर से प्रेशर, ठीक है, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रेशर होता है, जो ब्लॉक्ड एयरवे, जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है दोस्तों, ठीक है, एयरवे को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उससे एटेलेक्टेसिस उत्पन्न होती है दोस्तों। और याद रखना ये ब्रीदिंग का रेगुलर पैटर्न होता है, उसको अफेक्ट कर रही है दोस्तों, उसको चेंज कर रही है और इसीलिए लंग्स गैसेस के एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, ठीक है। याद रखना जो एयर सेक्स होते हैं, एल्वियोलाइज होते हैं, जहां आप इंस्पायरेशन के दौरान सांस ले रहे हैं, एक्सपायरेशन के दौरान जो सांस आप छोड़ रहे हैं उनके पिचकाने के कारण होता है। इसलिए याद रखना जिन लोगों में मेजर सर्जरी होती है दोस्तों उनमें कुछ मात्रा में एटेलेक्टेसिस की भी डेवलप होती है।
इसलिए ये हार्ट बायोप्सी सर्जरी के बाद उत्पन्न होता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस बहुत सी थिंग्स के द्वारा काज होता है, बहुत सारी चीजों के द्वारा काज होता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जैसे मान लीजिए आपको लगातार म्यूकस का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा, म्यूकस प्लग बन गए, वहां पर म्यूकस जमा हुआ है, म्यूकस निकल ही नहीं रहा व्यक्ति को, ठीक है। एयरवे में म्यूकस के बिल्डअप होने वाले जो कंडीशन होती है उसके कारण, एक म्यूकस प्लग के कारण ये होता है। और ये याद रखना, सामान्यतः सर्जरी के दौरान, ये सर्जरी के बाद कॉमनली उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट कफ नहीं कर पाता, ठीक है। सर्जरी के दौरान दी जाने वाली जितनी भी ड्रग्स होती है उसके कारण ब्रीथ लेस डीपली होती है, बहुत कम, बहुत गहरी होती है, इसीलिए नॉर्मल सिक्रेशन एयरवे में कलेक्ट हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। और सर्जरी के दौरान लंग्स की सक्शनिंग के द्वारा उसे क्लियर करने में मदद करते हैं दोस्तों, किंतु कभी कभी ये पुनः बन जाएगा, रिकरेंट होता है। इसीलिए म्यूकस प्लस चिल्ड्रन में, ऐसे व्यक्ति में जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, जिनमें सीवियर अस्थमा होती है, उसमें सीवियर अस्थमा जैसे अटैक्स को, सीओपीडी के लेवल को कॉमन रूप से डेवलप करता है, यानी वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और यही कारण है दोस्तों, इस सारे म्यूकस का जो प्लगिंग है वहां पर डेवलप करता है, इसलिए पेशेंट बार बार खांसता है, उसको ग्रास्पिंग होता है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार एटेलेक्टेसिस ऐसे चिल्ड्रन में कॉमन होती है जो कि फॉरेन बॉडी को इनहेल कर लेते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को इनहेल, मान लो चने को इनहेल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर पीनट या स्मॉल टॉय पार्ट को अपने लंग्स में जब इनहेल कर लेता है दोस्तों, डेफिनेटली एटेलेक्टेसिस डेवलप हो जाता है, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो अंदर जाकर ब्लॉक करेगा या फूल जाएगा, ठीक है। याद रखना, अगर कोई लंग्स के अंदर ट्यूमर होता है, इनसाइड द एयरवे, जो एयरवे होती है उसके अंदर ट्यूमर हुआ, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है दोस्तों, जो एयरवे को बिल्कुल नैरो सकरा कर देता है, इसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जहां किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होता, लेकिन कोई मेजर इंसिडेंस होता है। मान लो किसी को इंजरी हो गई, ठीक है, चेस्ट का ट्रॉमा, मान लो गिर गया पेशेंट, पसलियां टूट के लंग्स में लग गई, ठीक है। गिरने में, कार एक्सीडेंट में, बस एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में, एग्जाम्पल के लिए, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही डीप ब्रीथ को अवॉइड करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? डीप ब्रीथ नहीं ले सकता, गहरी सांस नहीं ले सकता हो, ठीक है, पेन की वजह से। और यही कारण है जो लंग्स की कंप्रेशन में बदल जाता है, रंग का कंप्रेशन वहां पर होता है। और यही कारण है जब लंग्स का कंप्रेशन होता है, इंजुरी के कारण होता है। कई बार ऐसा होता है, पैराइटल और विसरल जो मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, उसके बीच में फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ये कंडीशन फ्लूइड के बिल्डअप में इन्वॉल्व होती है। और चेस्ट वाल के अंदर की तरफ दोस्तों, लंग्स की लाइन जो होती है, जो प्लूरा होती है, उसके टिश्यू के बीच में ये कलेक्ट होता है, इसलिए आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। आप न्यूमोनिया देख लो, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के न्यूमोनिया में एक लंग इन्फेक्शन के कारण एटेलेक्टेसिस होता हुआ देखा गया है दोस्तों, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसीलिए न्यूमोनिया भी एक कारण होता है लंग एटेलेक्टेसिस के डेवलप होने का। न्यूमोथोरैक्स, लंग्स और चेस्ट वाल के बीच के स्पेस में अगर वहां पर कोई चीज लीक हो गई, खासतौर से हवा, और इनडायरेक्टली इसके कारण कुछ पार्शली या कंप्लीट लंग्स का कोलैप्स हो गया, डेफिनेटली एटेलेक्टेसिस डेवलप होता है। अगर मान लो लंग्स में किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई और उसके बाद वो ठीक हो गई, तो लंग टिश्यू में स्कारिंग का डेवलपमेंट होना, ठीक है। इंजुरी, लंग डिसीज, सर्जरी के द्वारा किसी कारण से स्कारिंग ऑफ काज होती है, डेफिनेटली वहां पर एटेलेक्टेसिस काज होता है दोस्तों। ट्यूमर, एक लार्ज ट्यूमर लंग के अगेंस्ट अगर वहां पर प्रेस करता है दोस्तों, तो लंग को डिफ्लेक्ट करता है, यानी पिचकाता है लंग्स को, और इसी कारण एयर पैसेज का ब्लॉकिंग होता है और वहां पर अपोज कंडीशन डेवलप होती है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए आपको मुझे याद रखना है, जो सिम्टम आएंगे एटेलेक्टेसिस के, इसके सिम्टम नॉन एग्जिस्टेंस से बिल्कुल सीरियस रेंज का हो सकता है, यानी कम से ज्यादा की तरफ, ठीक है। इस बात पे डिपेंड करता है कि लंग्स कितना अफेक्टेड हुआ है और कितना फास्ट ये डेवलप हुआ है दोस्तों। यदि केवल एल्वियोलाई उसके लिए इन्वॉल्व है दोस्तों, तो स्लोली होता है और पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं वहां पर आता है दोस्तों। तो जब एटेलेक्टेसिस में लॉट्स ऑफ एल्वियोलाई इन्वॉल्व हो गए, बड़े बहुत बड़े पैमाने पर एल्वियोलाई इन्वॉल्व हो गए, तो याद रखना है बहुत क्विकली आता है,
बहुत हार्ड होता है और ब्लड में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती दोस्तों, और यही कारण है लो ब्लड ऑक्सीजन के कारण ये देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रीदिंग की ट्रबल होती है, यहाँ पर शार्प चेस्ट पेन होता है, स्पेशली जब एक डीप ब्रीदिंग होती है दोस्तों, एक कफिंग होती है बहुत गहराई में, तब ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जब रैपिड ब्रीदिंग होती है, इंक्रीज हार्ट रेट होता है दोस्तों, बहुत कॉमन रूप से ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है। ब्लू कलर्ड स्किन, आपकी स्किन जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी आपकी स्किन ब्लू हो जाएगी, लिप्स ब्लू हो जाएंगे, फिंगर नेल ब्लू हो जाएगा, लंग्स का अफेक्शन होगा। आप टंग को देखेंगे तो टंग के लेवल पर आपको काले काले पूरे धब्बे नजर आएंगे दोस्तों, ये सारे के सारे एटेलेक्टेसिस में मिलेंगे आपको, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा। इसीलिए कभी कभी न्यूमोनिया लंग्स के अफेक्टेड पार्ट में डेवलप हो जाता है, जो पार्ट अफेक्टेड है वहां न्यूमोनिया हो गया। जब ऐसा होगा पेशेंट को न्यूमोनिया के कारण दोस्तों बहुत ही टिपिकल सिम्टम आने लगते हैं, और ये क्या होगा, लगातार प्रोडक्टिव कफ आना, लगातार उसको फीवर अप एंड डाउन होना, लगातार उसको शिवरिंग होना, लगातार उसको चेस्ट में पेन होना, लगातार पसलियों में पेन होना। इसीलिए ये एटेलेक्टेसिस का केस बहुत असाधारण हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत मायने रखती है। जब आप एग्जामिन करते हैं, प्लेन चेस्ट एक्सरे कराते हैं, तो एटेलेक्टेसिस को डायग्नोस कर जाएंगे, वहां पर व्हाइट स्पॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, सीवियरिटी को देखने के लिए आपको टेस्ट कराना है, जिसमें सीटी स्कैन होता है, पेट स्कैन होता है। मोर सेंसिटिव टेक्निक है दोस्तों एक्सरे की तुलना में, और कभी कभी एटेलेक्टेसिस के टाइप और कॉज को डिटेक्ट करने में बेटर हेल्प करती है एक्सरे से। इसलिए आप हिचकिचाइएगा नहीं तुरंत, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है दोस्तों, और आपकी भी, क्योंकि आप अभी अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये चीजें हमें खास तौर से ध्यान रखना है। ऑक्सीमेट्री की बात कर ली, यहाँ पर एक सिंपल टेस्ट यूज की जाती है, जो स्मॉल डिवाइस होता है जिसको फिंगर में प्लेस किया जाता है, पेशेंट का जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर किया जाता है, और ये एटेलेक्टेसिस की सीवियरिटी को डिटर्मिनेशन करने में मदद करता है, जैसे कोरोना में किया था, ठीक है। थॉरैक्स का अल्ट्रासाउंड भी बहुत महत्व करता है, ठीक है। ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट बहुत मदद करती है एटेलेक्टेसिस के हार्डनेस और लंग्स की स्वेलिंग के बीच में डिफरेंसेस करने में दोस्तों। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का बहुत बड़ा टूल होता है। आप सीधा कहिए सोनोग्राफी आपके यहाँ सब जगह अवेलेबल, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कहिए कि भाई थोरैक्स का अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। और ये कंडीशन है दोस्तों जो एयर स्पेस में फ्लूइड और प्लूरल डिफ्यूजन के कारण होती है, लंग कंसोलिडेशन के कारण होती है, और उसका पूरा मैकेनिज्म यहीं से डिपेंड करता है। आप जब ब्रोंकोस्कोपी की बात करोगे, फ्लेक्सिबल लाइटेड ट्यूब को पेशेंट के थ्रोट में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे देखते हैं कि ब्लॉकेज का कारण क्या है। ये ब्रोंकोस्कोपी होती है, इसमें एक म्यूकस प्लग, ट्यूमर या फॉरेन बॉडी प्रोसीजर को देखते हैं कि ब्लॉकिंग क्या है, और उसको रिमूव करने में भी ये यूज किया जाता है। यानी दोनों चीज, पहले देखा, अगर है तो उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पर नॉर्मली होती रहती है। दोस्तों एटेलेक्टेसिस को रोकने में मेरा मानना है P2 का 10,000, 5,000, 1,000 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। लेकिन मेरे पास अभी तक, जब मेरे स्टार्टिंग में मुझे आता नहीं था, तब मेरे पास 2-3 केस आए थे। अब आता है, बहुत सारी चीजें मैंने मॉडर्नाइज वे में सीख कर प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर लिया है, कुछ डॉक्टरों को गाइड करके। अब मेरे पास पेशेंट नहीं है एटेलेक्टेसिस का। आपके पास अगर किसी के पास आता है तो सबसे पहले शुरुआत ऑन द स्पॉट अपने क्लिनिक में 3 डोज दीजिएगा P2 का 10,000, 5,000 उसको दीजिएगा कि ना 3 डोज लेना है घर जाकर 8-10 दिन बाद, और 1,000 डेली देना है जब आपका अगले महीने से आए, और वहां पर शुरू करना P2C13G नेगेटिव अकॉर्डिंग टू कंडीशन 202 शुरू करना, ठीक है। और P2-1B को अल्टरनेट ऑर्गेनो बूस्टर या तो ये दो, या P2-1B को अल्टरनेट ऑर्गेनो बूस्टर C13 नेगेटिव में दो। ये बहुत ऑथेंटिक प्रोटोकॉल है, जो वहां पर हर प्रकार के न्यूमोनिक कंडीशन, हर प्रकार के जो फॉरेन मैटर्स होते हैं, उनको वहां पर सबसाइड करने का काम करता है। इसमें सबसे बड़ा सपोर्टिंग होता है चेस्ट टाइल। जब आप चेस्ट टाइल का अप्लाई करते हो तो बहुत जबरदस्त इंप्रेशन आपको चेस्ट टाइल के देखने को मिलेगी दोस्तों। A2, S2, C2, P2, F2, V2, S10 और B, ये बहुत बड़ा चेस्ट टाइल है। यहाँ अमृत धारा मिलाकर अगर आपने बना के दे दिया ना, तो मजा आ जाता है पेशेंट को। नेबुलाइजर स्मेल कराइए, सबसे बेस्ट है नेबुलाइजर यहाँ पर C5P1 F1W, बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों। S1 C1 A1 P1 G सेकंड, ये कोलैप्स से बचा जाएगा, ठीक है।
जब S1 C1 A1 P1 G को देते हो सेकंड डायल्यूशन में, तो ये लंग्स में डैमेज होकर जो कोलैप्स हो रहा है लंग्स में, उसको बचा जाएगा, एल्वियोलाई को बचा जाएगा। एल्वियोलाई की पूर्ण रूप से डेवलपमेंट टेक्निक्स के माध्यम से उसको डेवलप कराने में मदद करेगा, उसको हील करने में मदद करेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस को दूर करने में मदद करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां पर आप इस प्रोटोकॉल को यूज करके पूर्ण रूप से आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक सिंपल सा प्रोसेस देखा दोस्तों, जिसके माध्यम से हमने ये पूरी प्रोसेस निर्धारित की। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा हार्ट। कल हमने पढ़ लिया था कि हार्ट में पेरिकार्डियम का लेयर क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि यहाँ पर पेरिकार्डियम जो होती है हार्ट की बाहरी कवरिंग होती है। ठीक है, दो लेयर का बना होता है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। याद रखना दोस्तों, जब इन लेयर को आप हार्ट की टिश्यू की 3 लेयर का डिस्क्राइब किया, बाहरी पेरिकार्डियम, बीच में मिडिल मायोकार्डियम, अंदर की इनर एंडोकार्डियम। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम को हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ताकि हम लोगों का पूरा प्रोसेस नॉर्मल में चलता रहे। आउटर कवरिंग को जब आप पेरिकार्डियम कह रहे हो, 2 लेयर का बना होता है, एक आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, एक इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, दोनों लेयर के बीच में स्पेस होती है, जिसको आप पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जिसमें पेरिकार्डियल स्पेस होती है और फ्लूइड होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। बहुत थिन फिल्म होती है दोस्तों। ठीक है, जो बाहरी पेरिकार्डियम होता है दोस्तों, जिसको आप पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक को फॉर्म करता है, एक थैली जिसके अंदर आप बहुत सारा प्रेशर रख सकते हो। ठीक है, उसको हार्ट के लिए अगर आप देखते हो तो ये थैली का रूप में काम करेगा और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक को फॉर्म करता है। ठीक है, इस मीडियस्टाइनम के अंदर हार्ट को एंकर करने की भी मदद करने का काम करता है दोस्तों। इसलिए पेराइटल जो पेरिकार्डियम होता है, 2 लेयर का बना होता है, आउटर फाइब्रस लेयर और इनर सीरस लेयर। फाइब्रस लेयर इसलिए कि प्रोटेक्ट करता है, सीरस लेयर इसलिए फ्लूइड सिक्रेट करता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट के बाहर फाइब्रस लेयर है, इसलिए आप सोच लीजिएगा, मैंने अभी आपको प्रोटोकॉल बताया A2C5 का, इसलिए मैंने आपको कहा कि फाइब्रस लेयर पर, वहां पर बाहरी लेवल पर C7 का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जब अंदर सीरस लेयर की बात आएगी, C2 का बहुत बड़ा रोल आएगा। याद रख लेना इस बात को। जब आप फाइब्रस लेयर की बात करते हो, पेराइटल पेरिकार्डियम के जो फाइब्रस लेयर का थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, फॉर्मिंग होता है दोस्तों। याद रखना, ये जो डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम से ये अटैच करता है, और ब्लड वेसल इसकी जो होती है आउटर वॉल में ट्यूनिका एडवेंटेशिया के साथ यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। यानी इसी हार्ट से जब आपकी ब्लड वेसल्स बाहर निकलेगी, इसी फाइब्रस लेयर से वहां पर डायफ्राम के पर्टिकुलर पार्ट से वहां पर जब हार्ट में निकलेगा, तो इसी ट्यूनिका एडवेंटेशिया के साथ में वो कंटिन्यू बाहर की तरफ निकलता है, और हार्ट में एंटर करने से लीव करने तक वहां पर कंटिन्यू रहता है। यानी डायफ्राम के बिलो अटैच होता है। ये जो डायफ्राम है, इसके ठीक नीचे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे पार्ट होता है, इसलिए आपको याद रखना है, फाइब्रस नेचर के कारण ये हार्ट के ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी अगर हार्ट डायलेटेड हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम फाइब्रस करेगा। तो प्रोटोकॉल क्या होगा? A2C5। याद रख लेना, भूलना नहीं। जब भी कभी किसी भी हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपका प्रोटोकॉल यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। आपको A3C1L1F1WEB का प्रोटोकॉल न्यूट्रिशन के बिहाफ पर सेकंड डायल्यूशन में चलाना है, साथ में गैंग्रीनल फोर्ड चला दीजिए। आप देखिएगा बहुत ही क्विकली पेशेंट की रिकरिंग वहां पर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये फाइब्रस लेयर वाला मैंने रिपीट मारा। ठीक है, दूसरी बात, सीरस लेयर की बात करते हैं। मेसोथेलियम के द्वारा सीरस लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये कनेक्टिव टिश्यू को भी कुछ मात्रा में वहां पर जनरेट करता है, जो वहां पर मेसोथेलियम में स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है दोस्तों, जो इसको कनेक्ट करके रखती है, इसको बांध के रखती है, और स्मॉल क्वांटिटी में, याद रखिएगा दोस्तों, फ्लूइड का सिक्रेशन वहां पर लगातार करती रहती है। इसलिए इसका एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर पेरिकार्डियल स्पेस होती है, उस पर्टिकुलर पेरिकार्डियल स्पेस को कनेक्ट करता है हार्ट से, न कि बाहर। ठीक है, इसीलिए ये फ्लूइड फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। जो रगड़ होना चाहिए, हार्ट फूलता सिकुड़ता है, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होना चाहिए, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। इसलिए हार्ट के फ्री मूवमेंट को पेरिकार्डियम के अंदर अलाउ करता है।
ठीक है। पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, यहाँ फ्लूइड है, ये यहाँ पर मूवमेंट को अलो करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तब अलो करता है दोस्तों। यानी ये फ्लूइड का वॉल्यूम लगभग केवल 25 से 35 ml होता है, 25 to 35 ml होता है, ठीक है। इससे ज्यादा फ्लूइड नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होता है कार्डियक ड्रॉपसी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वहां पर याद रखिएगा, जब बहुत ज्यादा फ्लूइड पेरिकार्डाइटिस के लेवल पर डेवलप होगा, उसको निकालना पड़ेगा। आप सर्जरी करके ही निकाल सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप सुखा सकते हो। आप यहाँ पर पर्टिकुलर गैंग्रीनल फोर्ट को 30 पोटेंसी में दीजिएगा, 200 में दीजिएगा, फ्रीक्वेंटली दीजिएगा। आप किसी भी कंडीशन में किसी भी फ्लूइड को कहीं से भी आप सुखा सकते हो, लेकिन याद रखना इसका सपोर्ट करना है आपको S2C2L1Y, भूलना नहीं। कहीं भी फ्लूइड आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में कनेक्ट हो रहा है, वहां S2C2L1Y को -30 में आप दे दीजिए, ठीक है। 30 पोटेशियम दे दीजिए, ये क्विकली वहां पर करेक्ट होना शुरू होता है। इसलिए याद रखना, ये बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, आपके माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। अंदर की जो विसरल पेरिकार्डियम होती है दोस्तों, मायोकार्डियम की सरफेस पर लाइन करती है, ठीक है। ये एक फ्लैटेड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, बिल्कुल चपटी चपटी एपिथेलियल सेल्स होती है। इस लेयर को एक नाम और दिया गया मॉडर्न साइंस के द्वारा, इपिकार्डियम, ठीक है। याद रख लेना, इसको एक और नाम दिया गया है इपिकार्डियम। जो हार्ट की मायोकार्डियम के ऊपर लेयर बनाती है उसको कहते हैं इपिकार्डियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, इनका क्या एडवांटेजेस होता है हार्ट के लिए, मैंने आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट की मेन कार्डियक लेयर होती है। ये जो दिख रही है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये कार्डियक मसल्स में इस प्रकार के ब्रांचेस होती है, और ये फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट, डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम के माध्यम से होती है, जो इंटरकलेक्टेड डिस्क के माध्यम से कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और ये जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को सक्षम करने में अपने आप को कैपेबल बनाता है, इसी इंटरकलेक्टेड डिस्क के माध्यम से, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये होता है दोस्तों, कि जब मायोकार्डियम की कार्डियक सेल्स की वॉल बनेगी, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो लगातार बिना थके काम करेगी, बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। एक निश्चित तौर पर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, कभी ज्यादा होती कभी कम होती है, ठीक है। तो हार्ट की वॉल की मिडिल लेयर को हम मायोकार्डियम कहते हैं, और ये कार्डियक मसल फाइबर या कार्डियक मसल्स के द्वारा फॉर्म होती है, क्लियर। जब ये मायोकार्डियम हार्ट के बल्क का निर्माण करता है, यानी हार्ट का जो बल्क होगा, जो गुच्छा होगा, वो इसी मायोकार्डियम की कार्डियक मसल्स के कारण होता है, ठीक है। और हार्ट की जितनी भी पंपिंग एक्शन होगी, उस पंपिंग एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर ये रिस्पॉन्सिबल है पंपिंग एक्शन के लिए, तो याद रखना A3 और C3 का बहुत बड़ा जोड़ा बनता है। याद रख लेना, यहाँ पर इस पंपिंग एक्शन के लेवल पर A3 और C3 का बहुत बड़ा जोड़ा बनता है। ये हार्ट की पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ है, इसीलिए C3 और C5 का रोल, ठीक है, S5 C5 C3 A3 का रोल सीधा कनेक्ट करेगा यहाँ पर। इसीलिए याद रखना है, स्केलेटल मसल फाइबर के जैसे कार्डियक मसल फाइबर भी इनवॉलेंटरी नेचर की होती है, इस पे कंट्रोल किसी का नहीं होता, इनवॉलेंटरी नेचर की होती है दोस्तों। इसीलिए आपको याद रखना है, यदि इस कार्डियक मसल्स में कोई छेद होता है, कोई डैमेज होता है, कोई टूट फूट होती है, तो C3 का रोल है। लेकिन यदि वो लेटर हाफ में चले जाए, एडवांस स्टेज में चले जाए, तब C5 का रोल होता है, ठीक है। याद रखना, जब वहां पर इनके वॉल के लगाकर इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर काम हो जाए, तब C13 का लेवल होता है, याद रखना। लेकिन यदि हार्ट के इस कार्डियक मसल्स के लेवल को न्यूट्रिशन ही देना है, हार्ट को न्यूट्रिशन ही देना है, तब C1 का रोल होता है, करेक्ट। यहां पर हार्ट को ताकत देना है, आपको C1 लगा। यानी किसी को अगर हार्ट टॉनिक आप चलाओगे दोस्तों, तो याद रखिएगा वहां पर A3 C1 L1 F1 W और B, यहाँ पर W और B इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा, यानी मेरा मानना है सबको इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब आप प्रोटोकॉल बनाएंगे, इक्वल क्वांटिटी में बेस बनाकर सीधा आप सेकेंड डायल्यूशन बनाकर उसको कंटिन्यू चला दीजिए, पूरे हार्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा दोस्तों। इसलिए याद रखना, मायोकार्डियम की 3 प्रकार के मसल फाइबर होते हैं,
और ये मसल फाइबर तीनों प्रकार के बहुत बड़े बड़े काम अपने लेवल पर अंजाम देते हैं। मसल फाइबर जो कि हार्ट के कंट्रक्टाइल यूनिट को फॉर्म करते हैं, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, रिलैक्स कर रहा, उस मसल फाइबर के लेवल पर ये हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं उसको फॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए मसल फाइबर जो पेस मेकर को फॉर्म करते हैं। दूसरा, मसल फाइबर जो पेस मेकर को फॉर्म करते हैं, एसए नोड, साइनोएक्टियल नोड, मॉडिफाइड मसल फाइबर होते हैं वो, ठीक है। तीसरा होता है मसल फाइबर जो कि कंडक्टिंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं, आगे के जितने भी एसए नोड, परकिंस फाइबर, बंडल ऑफ हीज, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये। इसीलिए तीन प्रकार के मसल्स मानी जाती है, एक वो जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट को निर्माण करते हैं, एक वो जो कंडक्टिंग सिस्टम को फॉर्म करती है यानी पेस मेकर को फॉर्म करती है, और एक कंडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करने वाले मसल फाइबर। ये सारे के सारे यहाँ पर हार्ट को पूर्ण रूप से मायोकार्डियम को फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। इसीलिए जब आप यहाँ पर इन बारीकियों को समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि मसल फाइबर विच फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट का निर्माण कर रही है, तो वो कार्डियक मसल्स का क्या काम है, ठीक है। और अगर किसी भी व्यक्ति का हार्ट फेलियर हो रहा है, किसी भी व्यक्ति का हार्ट कम काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, आपका सीधा रिलेशन इस कार्डियक मसल फाइबर के स्ट्राइशन से होता है। ये जो स्ट्राइशन होते हैं इससे आपको नजर आता है दोस्तों, याद रखना, कसर जितनी भी कार्डियक मसल्स होती है स्ट्राइटेड होती है, ठीक है, धारियां होती है उनमें, और स्ट्रक्चर में स्केलेटल मसल फाइबर के जैसे दिखाई देती है, ठीक है। कार्डियक मसल फाइबर सार्कोलेमा के द्वारा बाउंड होता है, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। याद रखना, इनमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होते हैं जो मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, याद रखना दोस्तों। मायोफाइब्रिल सार्कोलोमा में इमिडेट कर जाते हैं, ये जितने भी मायोफाइब्रिल्स नजर आ रहे हैं ना, ये मायोफाइब्रिल्स आपके सार्कोलोमा में इम्बेडेड हो जाते हैं, धसे हुए रहते हैं, और यही कारण है कार्डियक मसल्स की सार्कोमा में सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं ये सभी इस सार्कोलोमा के लेवल पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए सार्कोमियर में सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपको नजर आ रहे हैं। आपको याद हो हमने पढ़ा था एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। याद रखना, कार्डियक मसल्स में सार्कोट्यूबुलर सिस्टम स्केलेटल मसल्स के बिल्कुल सिमिलर होता है। जिस प्रकार से स्केलेटल मसल एनिमली काम करते रहते हैं, आप पूरे बॉडी पे काम कराते रहते हो, वैसे ही यहाँ पर भी वही सिस्टम स्केलेटल मसल के लेवल का यहीं पे कार्डियक मसल्स में पाया जाता है, और इनका मेन काम एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इनके माध्यम से होता है। ये प्रोटीन यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में इनका भी महत्व होता है। अगर ये ज्यादा बन रहे तो, कम बन रहे तो, ठीक है। इसलिए याद रखना, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल के बीच क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्केलेटल मसल भी एनिमली काम कर रही है, हार्ट मसल भी एनिमली काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जब आप डिफरेंसेस देखते हो, स्केलेटल मसल में किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचेस नहीं होती, नथिंग, ठीक है। लेकिन कार्डियक मसल फाइबर ब्रांच्ड होता है, आप देखो इसमें ब्रांच, ठीक है। और इसीलिए स्केलेटल मसल में ब्रांच न होने के कारण वो सिंगल काम करती है, यहाँ पर ब्रांच होने के कारण सपोर्ट लेकर काम करती है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जो स्केलेटल मसल में नहीं पाया जाता, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये इंटरकैलेटेड डिस्क केवल और केवल हार्ट में पाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अपने सारे फंक्शंस के लेवल पर। वो कैसे? एक टफ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, याद रखना, एक टफ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो नेबरिंग, जो आसपास की कार्डियक मसल फाइबर होती है उनके ब्रांच के बीच में जंक्शन पर सिचुएटेड होता है। आसपास के जो भी मसल फाइबर होंगे उनके बीच में ब्रांच बनाएगा और वहां पर सिचुएटेड होता है। ये कार्डियक मसल ब्रांचेस के मेम्ब्रेन के फ्यूजन के द्वारा फाउंड होता है, यानी यहाँ पर कार्डियक मसल की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज हो गई, कोई अलग से ब्रांच नहीं बनाई, आपस में फ्यूज हो गई और फ्यूज होकर ब्रांच का निर्माण किया। और इसीलिए इसका मैसेज इधर, इसका मैसेज इधर, वहां पर लगातार होता रहता है। इसलिए कंटिन्यूटी में एक साथ मिलकर इन ब्रांचिंग प्रोसेस के माध्यम से लगातार हार्ट वहां पर कॉन्टेक्ट और रिलैक्स होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है। इसीलिए
यहाँ पर जो जुड़ते हैं उस एडरेंट जंक्शन में इंटरकलेक्टर डिस्क होती है। ये इंटरकलेक्टर डिस्क जो होती है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों कार्डियक मसल्स के एक सिंगल यूनिट के रूप में कॉन्ट्रैक्शन कराने में। यानी ये इंटरकलेक्टर डिस्क उनको बोलती है आप सब एक हो, आप एक साथ काम करो, ठीक है, एंकरिंग करती है। और इसी कारण से दोस्तों कार्डियक मसल्स जो होती है पूरी की पूरी कार्डियक मसल्स एक सिंगल यूनिट के रूप में वहां पर काम करती है। अर्थात हमारे जो बड़े बूढ़े रहते हैं कि नहीं, कैसे परिवार को बांध के रखते हैं, वही काम यहाँ इंटरकलेक्टर डिस्क कर रही है। इसीलिए आपके पूरे हार्ट का लेवल एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एक यूनिट की तरह से काम करता है। अगर इस यूनिट में थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए ना दोस्तों, तुरंत हार्ट अटैक आता है, तुरंत पेशेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखना, इसका भी टिपिकल बताऊंगा आपको मैं कैसे आप भी हार्ट अटैक ला सकते हो, लेकिन नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। मेरे एक मित्र ने किया है इसका दुरुपयोग, बीएचएमएस है, उसने एएच की मेडिसिन से हार्ट अटैक लाकर उसका दुरुपयोग किया है, और मैंने उसको बहुत लताड़ लगाई थी, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया दोस्तों। याद रखिएगा, सिंसिटियम का मतलब होता है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंसिटियम। सिंसिटियम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्ट के लेवल पर। सिंसिटियम याद रखना दोस्तों, सिंसिटियम का मतलब होता है एडजेसेंट सेल, जो पास की सेल जो जुड़ी हुई है, एडजेसेंट सेल्स में साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी के साथ टिश्यू का पाया जाना। ठीक है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है एक दूसरे के साथ इस सिंसिटियम में कंटिन्यू एक मसल्स कार्डियक मसल से दूसरे कार्डियक मसल्स में कंटिन्यू वहां पर पाया जाता है, और ये बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है। अगर एक कार्डियक मसल्स में न्यूट्रिशन नहीं दूसरे में, तो दूसरे से उसमें चला जाता है। इसलिए याद रखना, कार्डियक मसल एक फिजियोलॉजिकल सिंसिटियम के जैसे होती है, जिसलिए साइटोप्लाज्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं है और नहीं मसल फाइबर सेल मेम्ब्रेन के साथ एक दूसरे से सेपरेट रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होकर सारे काम करते रहते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल सिंसिटियम के जैसे होता है। इसलिए कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है कि यहाँ आया तो बस यहाँ पर यही रुक गया, यहाँ आया तो ये रुक गया। पूरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सिस्टम के रूप में काम करता है। इसलिए साइड पर एडजेसेंट मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होकर गैप जंक्शन को फॉर्म करती है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और यही गैप जंक्शन दोस्तों यहाँ पर आयंस के लिए परमेबल होता है। जितने भी आयन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इनके आयन से यही यहाँ पर अंदर बाहर होता है, और उसी के माध्यम से कार्डियक मसल्स काम करती है। हम जब इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ईईजी, ईएमजी जब पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों गैप जंक्शन आयन के लिए परमेबल कैसे होती है, और ये एक्शन पोटेंशियल के रैपिड कंडक्शन को वहां पर दोस्तों फैसिलिटेट करती है। जितना रैपिड कंडक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल का, ये उतनी तेजी से हार्ट के फंक्शन को प्रमोट करती है। अर्थात एक फाइबर से दूसरे फाइबर पर वहां पर इस आयंस के माध्यम से कंडक्शन को, इंपल्सेस को जनरेट किया जाता है, और इसी कारण से कार्डियक मसल फाइबर एक सिंगल यूनिट के रूप में कार्य करता है और सिंसिटियम के रूप में रिफर किया जाता है। यानी कोई ब्रांचिंग नहीं, सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, इसीलिए एक यूनिट के रूप में काम करता है। और ह्यूमन हार्ट में, इसीलिए याद रखना, ह्यूमन हार्ट में जो सिंसिटियम होता है इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और जब दोनों पार्ट होते हैं तो इनका रोल आपको याद रखने की जरूरत है। एक होता है सिंसिटियम ऑफ एओर्टा और दूसरा होता है सिंसिटियम ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, आप जब हार्ट से बाहर की तरफ आपने फेंका तो सिंसिटियम ऑफ एओर्टा, जो हार्ट का लेवल काम करेगा ब्लड सर्कुलेशन में, वो सिंसिटियम ऑफ एओर्टा होगा। और जो हार्ट के स्वयं के लेवल पर जो मेन काम करेगा वो सिंसिटियम ऑफ वेंट्रिकल्स है। एट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स दोनों साइड से फेंकने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सिंसिटियम में एओर्टा और सिंसिटियम में वेंट्रिकल्स, ये दोनों पोर्शन एक थिक नॉन कंडक्टिंग फाइबर रिंग के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग कहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, यहाँ पर ये नॉच नजर आ रही ना, ये एक रिंग होती है इसके चारों तरफ, और वो रिंग इसको फॉर्म करती है। ये थिक नॉन कंडक्टिंग फाइबर्स रिंग होती है जिसमें कोई कंडक्शन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग कहती है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है, अलग अलग करती है। ठीक है,
याद रखना दोस्तों, जब आप इन चीजों को समझ जाओगे तब आपको बहुत सारी छोटे छोटे कंक्लूजन देखने को मिलेंगे, और यही कंक्लूजन यदि माइन्यूटली आपने दिमाग में फिक्स कर लिए, प्रोटोकॉल तय करना बहुत इजी है। यदि आपने यहाँ F1W8 कर दिया ना, आपने यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, आपने केवल A3C1L1B दिया, आपने हार्ट को न्यूट्रिशन दिया, ठीक है। F1W मत जोड़ो, आप केवल हार्ट को न्यूट्रिशन दे दो, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेडिसिन अप एंड डाउन करने से पूरी प्रोसेस मेडिसिन की चेंज हो जाती है। इसीलिए कई जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वो गलत प्रोटोकॉल्स आप लोगों को प्रेषित करते हैं नाइट क्लास में, मैंने बहुत देखा। आप में से तो कई लोग इस चीज को समझ गए, वहां पर वो गैंग्रीनल फॉर ऑर्गेनो बूस्टर में भी दूसरी मेडिसिन डालकर आपको बता रहे हैं, कभी उनके बहकावे में नहीं जाना, वो गलत कर रहे हैं और वो गलत प्रोटोकॉल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनसे हमेशा नुकसान होगा, आप आजमा के देख लीजिएगा। इसी प्रोसेस से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर बहुत सारे मसल फाइबर होंगे जो पेसमेकर का निर्माण करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी बोलना बहुत जरूरी है। हार्ट के कुछ मसल फाइबर मॉडिफाइड होकर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप पेसमेकर कहते हो, ठीक है। ये मसल फाइबर के जो पेस मेकर होता है, जिसको फॉर्म करता है, ये इसमें जो ये स्ट्राइशन नजर आ रही ना, ये मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होने के कारण इसमें जो फाइबर होता है ना बहुत कम होता है, लेस फाइबर होते हैं दोस्तों, लेस स्ट्राइशन होता है, इसमें बहुत ही कम लेस स्ट्राइशन वहां पर डेवलप होता है। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ये जो पेस मेकर होता है हार्ट में पाए जाने वाला ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट बीट की जितनी भी इंपल्सेस होती है उसको जनरेट करने का काम करता है। याद रखना, हार्ट इन्हीं जितनी भी स्ट्रक्चर के लेवल पर जो हार्ट बीट यानी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के लेवल पर जो इंपल्सेस जनरेट होती है, इसी इंपल्सेस के जनरेशन के कारण हार्ट लगातार काम करता रहता है। और ये पेसमेकर जो पर्टिकुलर सेल्स होती है जिसे हम पी सेल्स कहते हैं दोस्तों, उनके द्वारा साइनोएट्रियल नोड यानी ऐसे नोड के द्वारा ह्यूमन हार्ट में पेसमेकर को फॉर्म किया जाता है। ये एक मॉडिफाइड सेल्स होती है, और इसी मॉडिफिकेशन के लेवल पर हमेशा याद रखना, साइनोएट्रियल नोड को ये ह्यूमन हार्ट में पेसमेकर को फॉर्म करता है। याद रख लेना दोस्तों, ये क्या होता है, कैसे काम करता है कंडक्टिंग सिस्टम, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लेकिन यहाँ पर ये हार्ट में आ रहा है स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर एक सबसे कॉमन फीचर ये होता है, साहब हम हार्ट को मजबूत करने के लिए क्या ये टॉनिक ले सकते हैं? आफ्टर 45 ईयर आप हर किसी को ये सेकेंड डायल्यूशन में दे, ठीक है, आप देकर देख लो, आफ्टर 45 ईयर हर पेशेंट को ये कंडीशन में आप दे सकते हो और कंटिन्यू वहां पर प्रोटोकॉल प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब भी कभी आप इस प्रकार के कंसीडरेशन को समझते हैं तो आप जब तक उसकी फिजियोलॉजी को नहीं समझेंगे, आप कभी भी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर मास्टर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, मसल फाइबर विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम, वो मसल फाइबर जो कंडक्टिंग सिस्टम का जो कंडक्टिव सिस्टम होता है उसको निर्माण करते हैं। तो भाई वो हार्ट के सेम स्ट्रक्चर वाले तो होंगे नहीं, है ना, उसमें मॉडिफिकेशन होगा, वही मॉडिफिकेशन यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को निर्माण करता है। जब हार्ट डेवलप होता है बच्चे का, तो जब माँ के पेट से बाहर डिलीवर्ड होकर आता है, उसके बाद में वहां पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का निर्माण होता है, यानी एक मॉडिफिकेशन होता है। और हार्ट की कंडक्टिव सिस्टम का निर्माण मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर के द्वारा होता है। जो मॉडिफाइड आपके जो कार्डियक मसल्स है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होता है, स्पेशलिटीज आती है, और उन स्पेशलिटीज के अकॉर्डिंग गॉड यहाँ पर ऐसा बनाया है मनुष्य को कि इस कार्डियक मसल फाइबर को जो नॉर्मल हार्ट की यूनिट में उसको एक डिफरेंट लेवल दिया गया, और वहां पर उसका कार्डियक मसल फाइबर का वहां पर दोस्तों एक नया मॉडिफिकेशन दिया गया। ऐसे नोड से इंपल्सेस को डायरेक्टली एट्रिया को ट्रांसमिट करने का काम होता है। ऐसे नोड है और वहां से यहाँ पर ऐसे नोड है, ये डायरेक्टली एट्रिया के जो चेंबर्स हैं, यहाँ पर जो इनके बीच में दोनों आर्टेरियल का डिफरेंशिएशन करने वाला जो सेप्टम है, यहाँ पर जाकर इंपल्सेस को दोनों आर्टेरिया के लेवल पर प्रेषित करता है। ये डायरेक्टली ऐसे नोड से पास होता है दोस्तों। यद्यपि जो इंपल्सेस वेंट्रिकल को ट्रांसमिट होती है वो कंडक्टिंग सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट के माध्यम से ट्रांसमिटेड होगी, लेकिन आर्टेरिया को डायरेक्टली ऐसे नोड आर्टेरिया को वहां पर अपने सेप्टम पर भेजकर राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों लेवल पर डायरेक्टली वहां पर कंडक्टिंग सिस्टम को वहां पर प्रेषित करता है, इंपल्सेस को प्रेषित करता है। लेकिन
जो नीचे की तरफ वेंट्रिकल होता है वहां पर कंडक्टिंग सिस्टम के अनदर पार्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एवी वॉल, ठीक है, या एवी नोड, उसके माध्यम से डायरेक्टली यहां पर जो ये प्रोसेस है सेप्टम है, इस सेप्टम के माध्यम से यहां पर होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, सॉरी नोड, एवी नोड, ये यहां से कंडक्शन को आगे भेजेगा। यहाँ बंडल ऑफ हिस, यहाँ ब्रांच बंडल, और यहाँ पर इसके नीचे जो परकिंस फाइबर होंगे जो पर्टिकुलर हार्ट के पूरे अपेक्स को सप्लाई करेंगे। ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है जिसके माध्यम से पूरा हार्ट साइमल्टेनियसली एक दूसरे से मिलकर कांटेक्ट और रिलैक्स होता रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा मायोकार्डियम में होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडोकार्डियम यानी वॉल का लेवल, ठीक है। याद रखना इंडोकार्डियम हार्ट वार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट, एक थीन स्मूथ ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन होती है, चिकनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पतली होगी, सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी और ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन होगी, और ये एंडोथेलियल सेल्स के सिंगल लेयर के द्वारा फॉर्म होती है जो हार्ट की इनर सरफेस पर लाइनिंग करती है। इवन वॉल पर भी यही होती है। इसलिए इनोकार्डियम जो आपकी इंडोकार्डियम है उस ब्लड वेसल्स के इंडोथीलियम के रूप में कंटिन्यू हो जाती है। यानी हार्ट से एओर्टा के रूप में जब बाहर निकली तो यहाँ पर यही पर्टिकुलर जो लेयर है आपकी इंडोकार्डियम की, वही लेयर यहाँ पर आपकी एओर्टा के लेवल पर, आपकी वेसल्स के लेवल पर आगे की तरफ कंटिन्यू करती है दोस्तों। तो याद रखना इंडोकार्डियम का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडोकार्डियम ब्लड वेसल्स की जो पर्टिकुलर इंडोथीलियम होता है उसके रूप में कंटिन्यू करती है, और वॉल पर भी अंदरूनी लेयर इसी इंडोकार्डियम की बनी होती है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है कि जब कभी भी वॉल वल्वुलर डिफेक्ट होता है ना, वॉल्स में डिफेक्ट होते हैं तो A3, C3 और C5 तीनों का बहुत जबरदस्त रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल में यहाँ वॉल की अगर एक्टिविटी प्रभावित हो रही है तो C3 का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मसल्स, फाइबर, लिगामेंट, टेंडन्स, ये क्या है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। ये आपके पर्टिकुलर वॉल है और ये फाइबर्स है। इन्हीं फाइबर्स में जब ब्लड यहाँ फुल होता है तो इन्हीं फाइबर में वाइब्रेशन होती है और यही वाइब्रेशन वहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है। याद रख लेना दोस्तों। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हार्ट के वॉल है तो हार्ट के वॉल में जो काम होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो याद रखना आपने यहाँ पर 2 वॉल पढ़े लेकिन टोटल 4 वॉल होंगे। यहां से पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पर जो गया एक वॉल, यहां से पर्टिकुलर एओर्टा के माध्यम से गया 2 वॉल, आर्टरिया से वेंट्रिकल पर आया और पल्मोनरी वेन से आया, ठीक है। इन सब जगह वॉल होंगे। इसीलिए देखो एओर्टिक वॉल, बाइकस्पिड माइट्रल वॉल, यहाँ पर आपका एओर्टिक वॉल आ रहा है, ये एओर्टिक वॉल है, ठीक है। ये आपका कॉर्डिक टेंडिनी है जो यहाँ पर मसल फाइबर के द्वारा निर्माण करते हैं। तो याद रखना दोस्तों हार्ट का वॉल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद होगा बचपन में जब पैदा होते हैं तब यहाँ पर सारा ब्लड गिचड़ी पिचड़ी होता रहता है जब तक हार्ट और लंग्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होता। धीरे धीरे जब हार्ट और लंग्स का कोऑर्डिनेशन होता है, लंग्स खुद, क्योंकि माँ के पेट में तो टोटल ब्लड माँ के शरीर से खींच रहा था बच्चा, लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होने के बाद हार्ट खुद काम कर रहा, लंग्स खुद काम कर रहा, तब जाकर उसकी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन आपके पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड पे होने लगा और लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई होने के कारण जुड़कर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के लिए बॉडी में पहुंचने लगा, जिससे न्यूट्रिशन मिलकर ग्रोथ होने लगी। तो याद रखिए ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व एट्रिया और 2 वाल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहलाते हैं। ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, इसको आप एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कह रहे हो। अन्य 2 जो होते हैं अर्धचंद्राकार सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं दोस्तों, जो ब्लड वेसल की ओपनिंग पर वेंट्रिकल से अराइज होता है। अब ब्लड वेसल की ओपनिंग कहां पर होती है, याद रखना दोस्तों, सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा। याद रखना इसको आप बोलते हैं सिस्टमिक एओर्टा, यहां से जो निकलता है सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है। सिस्टमिक और पल्मोनरी एओर्टा के लेवल पर जो वाल्व होते हैं वो आपको यहाँ पर दोस्तों नजर आते हैं। हार्ट के वाल्व जो होते हैं हार्ट में केवल और केवल एक ही तरफ ब्लड के फ्लो को परमिट करते हैं, यानी हार्ट में यहां से बाहर निकला हार्ट से तो बस बाहर जाएगा, अंदर वापस नहीं आएगा। अगर जाएगा
तो ये एक प्रकार से दोस्तों रिगर्जिटेशन होगा और ये एक प्रकार की कॉमन प्रॉब्लम डिसीज के रूप में डेवलप करेगा। यहाँ से एओर्टा से बाहर जाएगा तो एओर्टा से बाहर जाने के बाद में भी एओर्टा से बाहर गया तो वन वे डायरेक्शन, रिटर्न नहीं होगा, है ना। याद रखना दोस्तों, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, दोनों कंडीशन डेवलप हो, स्टीनोसिस एंड रिगर्जिटेशन। ठीक है, याद रखना दोस्तों, केवल एक ही तरफ हार्ट से ब्लड फ्लो होता है और यही कारण है कि आपके वेन्स में भी एक ही तरफ फ्लो होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। हार्ट में भी फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब यहां पर ब्लड फ्लो होता है, कई बार ऐसी कंसिडरेशन हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है जिसमें यहां पर जैसे वॉल लीकेज हो गए, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, वॉल लीकेज हो गए तो जो ब्लड ऊपर जाना था ऊपर ना आकर नीचे चले जाएगा, वेरिकोज वेन डेवलप करता है। ठीक है, आपको वॉल पे काम करना है। अब वॉल पे क्या काम होता है, फाइबर का काम होता है, इसलिए C3 और C5 इक्वली अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर काम करेगा। बस आपको काम कराते आना चाहिए कि C3 कैसे C5 कैसे, बताऊंगा आगे। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, यहां पर हमें इस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट और रिलैक्स तो यही वॉल्व करेगी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम माइट्रल वॉल्व कहते हैं। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, ये जो लेफ्ट होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसमें दो कस्प होते हैं, इसीलिए इसको बाइकस्पिड कहा जाता है और इसी को एक नाम दिया गया माइट्रल वॉल्व। हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड का जो वॉल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल है, उसको आप कहते हो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें दो वल्वुलर कस्प होता है या फ्लैप्स का फॉर्म होता है। ये जो नजर आ रहा है ना, ये फ्लैप्स है। ठीक है, और इन्हीं फ्लैप्स के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, जबकि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तीन कस्प हैं, तीन फ्लैप्स हैं इसमें। ठीक है, याद रखना, तीन कप्स या तीन फ्लैप्स हैं, उनका निर्माण हो रहा है, जिसके माध्यम से ये वॉल्व वहां पर, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा ब्लड पे फोर्स के साथ आता है और प्यूरिफिकेशन के लंग्स में जाता है और वहां से आपके पर्टिकुलर आर्टरी के माध्यम से। तो ये केवल चेंबर है जो भरने का काम करते हैं, ये वो चेंबर है जो भरने के साथ फेंकने का भी काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए वेंट्रिकल्स हमेशा आर्टरियम से मजबूत होते हैं, याद रखना दोस्तों। इसीलिए जो पर्टिकुलर आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, इनमें एक ब्रिम होती है। ठीक है, ये आर्टियोवेंट्रिकुलर रिंग के साथ अटैच रहती है, यानी यहां पर जो होता है एक रिंग होगी, ये रिंग आर्टरिया को अलग, वेंट्रिकल को अलग वहां पर करती है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, जब भी कभी आपको ये नजर आ रहा है, इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक फाइब्रो कनेक्शन होता है। ठीक है, फाइब्रस कनेक्शन होता है और वॉल्व के कस्प पैपिलरी मसल से अटैच होते हैं। ये क्या है, ये पैपिलरी मसल से नीचे। ठीक है, ये पैपिलरी मसल्स यहाँ पर इनको कस्प को कनेक्ट करती है दोस्तों, अटैच रहती है। ये एक प्रकार से कॉर्डी टेंडेनी के द्वारा पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल के इनर सरफेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब यहाँ पर ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आता है, ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो याद रखना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया और वेंट्रिकल से वापस न चला जाए, इसलिए ये प्रिवेंट करने के लिए, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व केवल और केवल वेंट्रिकल की तरफ ओपन होता है दोस्तों। कभी भी बैकवर्ड अगर फ्लो हो गया तो याद रखिएगा, देयर में बी वल्वुलर इनसफिशिएंसी, आपके वॉल में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, कई बार कहते हैं ना वॉल खराब हो गया, इसको वॉल डालना है, वो यही कंडीशन है। ठीक है, तो याद रखना, यहां से एट्रिया से वेंट्रिकल में ही आपको ब्लड आना चाहिए। अगर वेंट्रिकल से रिवर्स जा रहा है, रिगर्जिटेट हो रहा है, यानी वॉल लीकेज कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों, जब एट्रिया में ब्लड का बैकफ्लो होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ही ये वॉल दिए गए, ये कस्प दिए गए, इधर दो इधर तीन। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये वॉल केवल वन वे डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर रिवर्स कई बार क्या होता है, सकरा हो जाता है, स्टीनोसिस हो जाता है, कई बार रीगर्जिटेशन होता है। ठीक है, वहां पर लीकेज हो जाता है ऊपर वापस। ठीक है, ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें हार्ट के जो फंक्शंस होते हैं डिफेक्टिव हो जाते हैं।
और जब हार्ट के फंक्शन डिफेक्टिव होता है तो इन्हीं वाल्व के माध्यम से बहुत सारे, मान लो आप दौड़ रहे हो, है ना, आप चल रहे हो, ऊपर चल रहे हो, आप देखो सांस फूल गई, है ना। कई बार इसका सजा ये मिलती है, अगर मान लो इस साइड हो तो इस साइड का इनलार्जमेंट हो जाता है, इस साइड हो तो इस साइड का इनलार्जमेंट हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। कई बार यहाँ पर रिगर्जिटेशन के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं जो पता ही नहीं लगता और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, कई बार पता लग जाता है तो उसके लिए बेड रेस्ट कराकर उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत इजी वहां पर रिकवर हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आज का लास्ट पॉइंट दोस्तों, यहां पर हमने मेजर वाल देख लिए, लेकिन यहां पर अर्धचंद्राकार यानी इस प्रकार के, याद रखिए ये है अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है, सेमी ल्यूनर, और ये सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं दोस्तों, याद रखना सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, याद रखना दोस्तों सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, यानी यहां से हार्ट से जो ब्लड बाहर निकालता है एओर्टा, उसके वाल को आप एओर्टिक वाल बोलते हो, जो सेमिल्यूनर वाल है। जो वेंट्रिकल से आप वहां पर पर्टिकुलर ब्लड को बाहर निकाल रहे हो, लंग्स की तरफ जा रहा है, वहां पर जो वाल होते हैं दोस्तों, उसको आप सेमिल्यूनर वाल कहते हो। ठीक है, याद रखना एओर्टिक वाल और पल्मोनरी वाल के नाम से जानते हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये हाफ मून शेप के होते हैं, अर्धचंद्राकार, इसीलिए दोस्तों ये दोनों वाल को हम सेमिल्यूनर वाल कहते हैं। ठीक है, ये सेमिल्यूनर वाल भी 3 कस्प का बने होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना ट्राइकस्पेट वाल, उसी प्रकार से सेमिल्यूनर वाल के भी 3 फ्लैप्स का बना होता है, और इसीलिए सेमिल्यूनर वाल केवल एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ही ओपन होता है। याद रखना सेमिल्यूनर वाल केवल एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ही ओपन होता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, यहां से आपका वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में ही जाएगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। एओर्टा से बाहर, मतलब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा तो केवल एओर्टा में ही जाएगा, रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए ये वाल स्पेशली यहाँ पर दिए गए हैं, जो पर्टिकुलर यहाँ पर हर प्रकार के एक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, वन वे डायरेक्शन में सप्लाई करता है, इसलिए यहाँ पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। और यही कारण है कि तमाम एक्शन जो यहाँ पर हार्ट में जनरेट होती है, उसमें इन्हीं वाल का बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं हार्ट के लेवल पर। हार्ट के लेवल पर एक्शन ऑफ द हार्ट, यदि आप हार्ट का एक्शन देखो तो हार्ट के एक्शन को हम दोस्तों बॉडी के डिमांड के अनुसार क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, मेनली 5 होती है, और ये जिसने सीख ली हार्ट के पूरे फंक्शन को कनेक्ट करना सीख लिया। एक होती है दोस्तों क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, दूसरी होती है आयोनोट्रॉपिक एक्शन, तीसरी होती है ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन, चौथी होती है बेथमोट्रॉपिक एक्शन, और पांचवी होती है ल्यूसीट्रॉपिक एक्शन। ये 5 एक्शन जो होती है दोस्तों, बेसिकली हार्ट को पूर्ण रूप से आप डिमॉन्स्ट्रेट कर जाते हो। ठीक है, वो कैसे, एक एक करके समझते हैं दोस्तों। क्रोमोट्रॉपिक एक्शन क्या काम करती है, हार्ट बीट या हार्ट रेट की फ्रीक्वेंसी के एक्शन को हम क्रोमोट्रॉपिक एक्शन कहते हैं। ये जो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन होती है ना, ये हार्ट का फोर्स क्या है, हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, हार्ट का रेट क्या है, हार्ट बीट या हार्ट रेट, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या एक जैसी है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी के एक्शन को देखोगे, ये क्रोनोट्रॉपिक एक्शन कहलाता है। बहुत इजी है, आप लोगों ने सबने अध्ययन किया हुआ है, आप सब डेली उन चीजों से यहाँ पर आमना सामना करते हो, लेकिन आपको मेडिकल साइंस के अनुसार नहीं पता। आप जब मेडिकल कार्डियोलॉजिस्ट बन रहे हो तो याद रखना क्रोनोट्रॉपिक एक्शन को टेकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नहीं है आप लोगों को पता, सबको पता है। टेकीकार्डिया होगा यानी हार्ट रेट में इंक्रीज हो रहा है, यानी इसकी क्रोनोट्रॉपिक एक्शन बढ़ी हुई है। ठीक है, याद रखना ब्रेडिकार्डिया हुआ यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट, यानी इसकी हार्ट रेट डिक्रीज है, यानी इसको ब्रेडिकार्डिया हुआ। ये सारी एक्शन क्रोनोट्रॉपिक एक्शन होती है। नहीं पता हो तो मुझे बता दो, कोई अलग से तो नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, याद रखना क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में टेकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होता है। आयोनोट्रॉपिक एक्शन क्या होती है, ठीक है, आयंस, कैटायन, एनायन। याद रखना हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को आयोनोट्रॉपिक एक्शन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक एक्शन कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स में इंक्रीज होना,
यानी बॉडी की डिमांड बढ़ी, वहां पर आयोनोट्रोपिक एक्शन हुई, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन हुई, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का बढ़ गया, तो हार्ट का फोर्स क्या हुआ, बढ़ गया। यानी यहाँ पर क्या हुआ, आयोनोट्रोपिक एक्शन हुआ, यानी हार्ट में आयंस का बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ और इसी के कारण पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन डेवलप हुई, जो हार्ट की डिमांड बढ़ी है, कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स में इंक्रीज हो गया। भाई आप दौड़ना चालू कर रहे हो, आप खेलने जा रहे हो, क्या होगा, आयोनोट्रोपिक एक्शन जनरेट कराना पड़ेगा। नेगेटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स में डिक्रीज हो जाना, जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है हार्ट का, उसका डिक्रीज हो जाना, ये कहलाता है एनोट्रोपिक एक्शन। ठीक है, सबको पता है, लेकिन मेडिकल साइंस में समझ लो। ठीक है, अब यहां पर तीसरा होता है ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। भाई ड्रोमोट्रोपिक एक्शन क्या होता है, आप पल्स देख रहे हो ना, ठीक है, हार्ट के थ्रू इंपल्सेस के कंडीशन को हम ड्रोमोट्रोपिक एक्शन कहते हैं। यानी हार्ट के थ्रू आपका हार्ट कॉन्टेक्ट रिलैक्स कर रहा है, उसका फोर्स क्या है, ये सब आपने आयोनोट्रोपिक में, क्रोमोट्रोपिक में देख ला। लेकिन जब हार्ट के थ्रू इंपल्सेस के कंडक्शन को हम डोमोट्रोपिक एक्शन कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है ना। पॉजिटिव डोमोट्रोपिक एक्शन, जहां पर कंडक्शन की जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज हो जाना, यानी हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, कंडक्शन, जो हार्ट का जो कंडक्शन है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के माध्यम से, उस कंडक्शन की वेलोसिटी में, यानी उसके नर्व इंपल्स के बहने में बढ़ोतरी हो गई है, कंडक्शन की वेलोसिटी में इंक्रीज हो जाना। नेगेटिव डोमोट्रोपिक एक्शन, कंडक्शन के वेलोसिटी में डिक्रीज हो जाना। यहां पर यही चीज मिलेगा, बढ़ना या घटना। ठीक है, इसीलिए ड्रोमोट्रोपिक एक्शन अगर आपको नजर आती है कि हार्ट का कंडक्टिंग एक्टिविटी बढ़ गया घट गया, ठीक है, आप कहते हो ना पेसमेकर कम काम कर रहा है, यानी नेगेटिव डोमोट्रोपिक एक्शन है, पेसमेकर ज्यादा काम कर रहा है यार। ठीक है, ये कंडक्शन की वेलोसिटी में इंक्रीज होना। आप केवल ये हार्ट टॉनिक को D2 में दे दो, आप A3C1 L1 F1 BW को D2 में दे दो, 24 घंटे में आपका आपका ड्रोमोट्रोपिक एक्शन नॉर्मल हो जाएगा। 24 घंटे लगेंगे, अगर नहीं तो मुझे बताना। ठीक है, चौथा होता है बैथमोट्रोपिक एक्शन। ये जो बैथमोट्रोपिक एक्शन होता है दोस्तों, कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी को बैथमोट्रोपिक एक्शन कहते हैं। ये भी दो प्रकार का हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी आपकी कार्डियक मसल काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, उसकी एक्शन को कम ज्यादा, उसकी एक्साइटेबिलिटी, यानी कार्डियक मसल्स का गुण होता है कि ये एक्साइटेबिलिटी होती है इसमें। यहाँ कंडक्टिंग सिस्टम के नर्व इंपल्स आए, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, वो हमेशा एक्साइट रहती है कि कब मुझे कुछ काम मिले, मैं फटाफट करूं। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन और नेगेटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन दो प्रकार की होती है। जब पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन आएगा, एक कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी में इंक्रीज होना आएगा। ठीक है, हर चीज बढ़ी हुई और घटी हुई मिलेगी। नेगेटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन होता है कार्डियक मसल्स की जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसका डिक्रीज होना। कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती है उसकी एक्साइटेबिलिटी या तो ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आप देखो कोई एक्साइटिंग न्यूज आती है, अब देखो आपके हार्ट का मोशन एकदम बढ़ जाता है, आपको लगता है यार रिजल्ट आने वाला है, देखो आप एकदम हार्ट का मोशन। ठीक है, ये पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन है, कार्डियक मसल की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है, आप देखो नेगेटिव बैथमोट्रोपिक एक्शन जब जनरेट हो जाती है, कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी में डिक्रीज हो जाता है, एकदम हार्ट कोलैप्स चला जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, यहां से समझना है। पांचवा ल्यूसीट्रोपिक एक्शन, लास्ट, कॉन्ट्रैक्शन के बाद कार्डियक मसल्स को रिलैक्स होने की एबिलिटी को ल्यूसीट्रोपिक एक्शन कहते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया हार्ट में, उसका गुण है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, लेकिन रिलैक्सेशन हो रहा है क्या। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के बाद कार्डियक मसल्स के रिलैक्स होने की एबिलिटी को ल्यूसीट्रोपिक एक्शन कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव ल्यूसीट्रोपिक एक्शन यानी कार्डियक मसल्स के रिलैक्सेशन में इंक्रीज हो जाना, यानी कार्डियक मसल्स बहुत ज्यादा थकी हुई है, लंबे समय तक रिलैक्स कर रही है, ये पॉजिटिव ल्यूसीट्रोपिक एक्शन होता है। ठीक है, याद रखना, कार्डियक मसल्स के रिलैक्सेशन में इंक्रीज हो जाना, लंबे समय तक वहां पर वो अगर रेस्ट कर रही है, वो पॉजिटिव ल्यूसीट्रोपिक एक्शन कहलाता है। और नेगेटिव ल्यूसीट्रोपिक एक्शन कार्डियक मसल्स के रिलैक्सेशन में डिक्रीज हो जाना, ये नेगेटिव ल्यूसीट्रोपिक एक्शन कहलाता है। ठीक है, आज हम यही रखते हैं, कल बताऊंगा इन एक्शंस के माध्यम से आप हार्ट के एक्शन को कैसे रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो चीज समझ गए, देन यू कैन ऑलमोस्ट, हमारे राकेश सर बहुत अच्छे से समझ गए, हमारे गौरव सर बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है,
यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी को क्वेश्चनिंग है तो आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। नहीं है क्वेश्चन? चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया।